जब मैंने पैसे लगाने शुरू कर दिए तो मेरी बैंड बजती चली गई। थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात, अगर 10-20 हज़ार है तो मार्केट में ना ही आओ। जैसे जैसे मैं शॉर्ट करता गया वैसे ऐसे मार्केट जो है कंटिन्यू बढ़ती चली गई। कितना लॉस हुआ होगा उस टाइम पर? 80 लाख के आसपास का लॉस। अगर हम इंसान हैं और डर ना लगे, पॉसिबल कैसे है ये? कोई भी यूट्यूबर है, कोर्स बेच रहा है, कोई भी सिखा रहे हैं, तो लोग आज के टाइम से बुरा मानते हैं। नहीं मानना चाहिए। स्टॉक मार्केट में तो कम से कम 1 लाख रुपया रखो मिनिमम। जब आप रेट को बार बार देख रहे हो तब साइकोलॉजी वहाँ बिगड़ती है ट्रेड करते समय। अगर कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहा है तो उसका चरित्र झलक रहा है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में अच्छी सफलता पा गया उसका घमंड दिख रहा है। जितना कम कैपिटल उतना ज्यादा लालच, और जितना बड़ा कैपिटल उतना कम लालच। जितना भी मैंने कैपिटल अब तक का बनाया था वो सारा कैपिटल साफ हो गया और मैं सड़क पर। डरना बहुत जरूरी है मार्केट से। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इसी सीरीज में हमारे साथ है मनोज कुमार, जो कि चार्ट किंग के फाउंडर हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा आपसे कि आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है स्टॉक मार्केट की, जैसे हमारी बात भी हुई है। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या रहा आपका इस जर्नी में, जो आप हमारे साथ इसमें शेयर करना चाहेंगे? ऐसे कि जब मैंने अपनी कॉलेज पास आउट किया तो जो होते हैं ना यूथ की, हमें जॉब चाहिए, तो मैं शायद इस संसार का सबसे लकी बंदा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में ही मुझे जॉब मिल गई। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मतलब आई मीन लोग बाइंग सेलिंग के लिए कि ये स्टॉक बाई करना, वो स्टॉक बाई करना है। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाद में पता चला कि ये स्टॉक मार्केट का ऑफिस है और यहाँ पर शेयर मार्केट में लोग बाई सेल करते हैं स्टॉक्स का। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया और मैंने भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट जगाया कि मुझे भी अब इसको सीखना है। तो मैं 2008 से इसको सीखना स्टार्ट किया और ये जर्नी जो है कंटिन्यू चल रही है और अभी तक मैं इसको सीख ही रहा हूँ। चार्ट किंग नाम कैसे पड़ा आपका? सर इसकी स्टोरी जो है 2013 की बात है। उस समय एक नामी ब्रोकिंग फर्म में जॉब करता था। तो विथ गॉड ग्रेस अभी कह सकते हो कि जो मैं निफ्टी की जो काउंटिंग करता था या फिर निफ्टी की जो मैं लेवल्स निकालते थे तो उसमें मतलब अच्छी एक्यूरेसी थी। तो उन्होंने जब वहाँ के जो मैनेजर थे वो बोले कि यार तुम्हारी ना काउंटिंग और जो जितना पॉइंट्स तुम पकड़ते हो निफ्टी के वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं ना सोचता हूँ कि तुम्हारा नाम ना चार्ट किंग रख दूँ, क्योंकि तुम्हारे चार्ट की रीडिंग बहुत अच्छी है। तो उन्होंने इनाम दिया। अब और जब उन्होंने इनाम दिया, नाम देने के बाद उन्होंने इसी नाम से मुझे अवार्ड भी दे दिया। तो मैं जब वहाँ से जॉब छोड़ा तो जब मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करना था तो मैंने सोचा कि यार नाम ढूंढने से क्या है, कहाँ नाम ढूंढने जाऊँगा। जो नाम मिला, जो अवार्ड मिला उसी से नाम अपना रख दिया। तो अवार्ड कहाँ से मिला था आपको? तो ये अवार्ड जो है मुझे कोटक सिक्योरिटी से मिला था। कोटक सिक्योरिटी से, ओके। तो जैसे आप मार्केट में बहुत टाइम से भी हैं, ठीक है। आज के टाइम में ना मार्केट में 2 लोग चल रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेडिंग के लेके और एक इन्वेस्टमेंट को लेके। और ट्रेडिंग में भी ज़्यादा लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस ट्रेडिंग से ज़्यादा फैसिनेटेड है, ठीक है। और वो हमें यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल ही रहा है अच्छा खासा। सही बात है। तो सेबी का डाटा ये भी बोलता है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लोग हैं जो प्रॉफिट में है। और हमें यूट्यूब पे ये भी देखने को मिलता है कि आज मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, या फिर मेरा 27 लाख का प्रॉफिट है, 28 लाख का प्रॉफिट है। तो लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? अगर मैं इसके एनालिसिस करके बताऊं तो आप तो जानते हो कि यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर सब कुछ फेक हो रहा है। अगर इतनी सच्चाई रहेगी कि आज मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, तो सेबी का जो डेटा है वो तो झूठ तो बोलेगा नहीं। तो सीधा सा मतलब है कि जितने भी जो ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं सब फेक हैं, एडिट किया गया है। और रही बात कि ऑप्शन को लेकर इतना इसको इन्फ्लुएंस किया गया क्योंकि इसमें क्विक मनी है। क्विक मनी इसमें हर कॉलेज पास आउट या ड्रॉप किया हुआ बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो गया कि जिसको देखो वही ऑप्शन, जिसको देखो वही ऑप्शन। और ऑप्शन जो है ना, ये स्टॉक मार्केट का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, जो कैपिटल को हेज करता है, ना कि आप इसको नेकेड बाई सेल करने के लिए दिया गया है। हमारे टाइम पर क्या होता था कि अगर हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऑप्शन या फ्यूचर इसलिए यूज किया जाता था कि ताकि हमारे पोर्टफोलियो जो है हेज हो जाए। लेकिन आज के टाइम ऑप्शन क्या हो गया है, नेकेड हो गया है, ओनली बाई ओनली सेल। सेल तक तो ठीक है,
लेकिन जो ये बाई में कम कैपिटल से क्विक मनी, कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा बनाना, ये जो हम सपने देख रहे हैं ना, ये सपने अधूरे रह जाएंगे। और इसी चक्कर में बिना सीखे हम कूद जा रहे हैं मार्केट में, और जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। ऑप्शन में अगर किसी को प्रॉफिट बनाना है तो मेरा यही सजेशन होगा कि आपको सेलिंग की तरफ देखना चाहिए, ना कि बाइंग के साइड। ऐसा इसलिए कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और भी दूंगा। जैसे कि आप कोई पॉलिसी बाई करते हो, तो जो कंपनियां पॉलिसी बेचती हैं वो इतना अमीर क्यों है और पॉलिसी लेने वाला गरीब क्यों है? ऐसा इसलिए कि पॉलिसी खरीदने वाला जो है कभी उसका यूज नहीं कर पाता, और यूज भी अगर 100 लोगों ने पॉलिसी कराई तो यूज कितने करेंगे? 2, 4, 10। तो अल्टीमेट जो प्रीमियम गया किसके पास गया? कंपनी के पास गया। तो आजकल की जितने भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, चाहे जितना भी इंश्योरेंस कंपनी देख लें, सबसे प्रॉफिटेबल धंधा ही है ऑप्शन बेचो और पैसा कमाओ, ना कि ऑप्शन खरीदो। तो ऑप्शन खरीद के पैसा नहीं बन सकता, ऑप्शन बेच के आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करके पैसा बना सकता है। लेकिन अब मैं क्या इसके बारे में बताऊं कि ऑप्शन बाइंग, जितना भी डेटा आ रहा है सब फेक डेटा है। ऑप्शन बाइंग के जितने भी स्क्रीनशॉट आ रहे हैं प्रॉफिटेबल का, सब के सब फेक है। अच्छा, अभी सेबी ने एक और चेंज किया है रूल में कि जो अभी ऑप्शन लॉट के जो हैं या फिर जो मार्जिन साइज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ा तो पहले भी है, कई कितनी बार बढ़ा हमारे है? टाइम पर हमेशा बढ़ता रहता है, घटता रहता है, घटता बढ़ता रहता ही है। हाँ, घटता बढ़ता रहता है। अभी इतना हाउला क्यों हो रहा है मार्केट में कि इतना प्रीमियम जाएगा? सेबी ने ऑप्शन जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके ऊपर गाज गाड़ दी हाँ, है, कुछ शिकंजा ना कुछ। कसा जा रहा है कि ये सेबी, जहाँ तक मुझे लगता है सर, इतने सालों का जो मार्केट का जो एक्सपीरियंस है मुझे, सेबी काफ़ी हद तक सही एक्शन ले रही है। वो हमारे हित के बारे में सोच रही है कि यार जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बचे रहें, मार्केट से बचे रहें और ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। जो और भी फेक इन्फ्लुएंसर, जो और भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑप्शन को लेकर, वो बचे रहें, उनसे हट के लोग अपने इक्विटी की तरफ फोकस करें। क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना है ना, स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा बनाना है, ना कि क्विक मनी की तरफ जाना है। आप स्टॉक मार्केट में आए हो पैसा बिल्ड करने के लिए। अब छोटे से टाइम पीरियड में बड़ा पैसा, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने मतलब एक अच्छी खासी लंबी जर्नी रही है आपकी स्टॉक मार्केट में, कोई ऐसी स्ट्रेटजी या फिर कोई ऐसा स्टॉक जिसने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया हो या फिर बहुत अच्छी खासी आपको लर्निंग भी दी हो? देखो सर, ऐसा है कि मैं बेसिकली अपना जो करियर स्टार्ट किया था 2008 से स्टार्ट किया था एज ए डीलर। तो डीलिंग के टाइम तो मैं तो जॉब ही करता था। जब जॉब करता था तो 2013 तक मैंने जॉब किया, तो वहाँ पर हमने ट्रेड नहीं कर सकता। आज भी वो ट्रेड, अब तो कंपनियां अलाउ कर देती हैं कि ऑफिस बॉय भी, डीलर भी, कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया 2013 से एज ए ट्रेनर, आप कह लो इलीट वेब ट्रेडर, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे लाइफ में बहुत सारे स्टॉक्स आए गए। लेकिन मैं इस टाइम जो मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, जो कोविड के टाइम पे मैंने बाय किया था, वो अभी तक होल्डिंग है हमारे पास। तो मैं 2-4 स्टॉक्स हैं, जैसे मेरे पास टाटा स्टील है भी, ICICI बैंक है मेरे पास, और मेरे पास विप्रो के स्टॉक्स हैं, इन्फी के स्टॉक हैं, SBI है, जिससे मुझे काफ़ी ट्रस्ट है। उस टाइप के ब्लू चिप टाइप की जो कंपनियाँ, उस पर मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक है और मैं उसको शायद ना बेचूं। नहीं, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज रहा हो जिसने में आपने लूज भी बहुत किया हो, लर्निंग भी बहुत अच्छी खासी रही हो उसमें आपकी, उस फेज में? स्टॉक मार्केट में कोई ये लूज ना करे तो मैं तो नहीं मानता इस चीज़ का। ये सब सारा सा झूठ है, क्योंकि मैं 2013 के बाद 16 में भी मेरा कैपिटल स्वैप हुआ है, और कोविड के पहले मैं बहुत डैम श्योर था कि मार्केट एक बार टूटेगी, क्योंकि इलीट वेब में कहीं ना कहीं पहले से प्राइस का पता चल जाता कि क्या होने वाला है। तो क्या हुआ कि मैंने शॉर्ट कर दिया 10,473 पर, और कहते हैं ना कि मेरे घर बेटी होने वाली थी, मतलब बेटी हुई। तो ये टाइम था 15 अक्टूबर 2019, शायद 18 नहीं, 2019 के बाद बता रहा हूँ। 13 अक्टूबर की बात है। निफ्टी चल रही थी 10,000 के आसपास, 10,473। तो मैंने निफ्टी शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद बेटी हुई, तो मैंने सुन रखा था कि बेटियां जो आती हैं, बंदा घर की लक्ष्मी आ गई। तो मैंने कर अच्छा ऐसी बात है, एक काम करता हूँ, कुछ लॉट निफ्टी और शॉर्ट कर दूँ।
और उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं शॉर्ट करता गया वैसे वैसे मार्केट जो है कंटिन्यू बढ़ती चली गई, और मैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, फरवरी लास्ट तक मैं ऐसा ट्रैप हुआ कि मेरा जो जितना भी मैंने कैपिटल अब तक का बनाया था काफी सालों से, वो सारा कैपिटल साफ हो गया और मैं सड़क पर। फिर मैं सोचता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मैं इतना सब कुछ जानता भी हूँ, मेरे घर लक्ष्मी भी आई है, और मैं बर्बाद कैसे हो गया। और मैं सही भी था, अगर मैं पोजीशन काफी कुछ टाइम तक होल्ड कर लेता तो शायद पैसा बना सकता था, लेकिन कहते हैं ना पेशेंस लेवल का चेक करना, मार्केट भी पेशेंस लेवल चेक करती है। तो एक कहावत है कि मार्केट कहती है कि आप टूटो तब मैं टूटूंगी। तो मेरा भी पेशेंस लेवल टूट गया और मैंने पोजीशन काट ली। मैंने पोजीशन जैसे काटी, बजट आया, और बजट आने के बाद 3-4 दिन मार्केट और ऊपर गई। उसके बाद ऐसा क्रैश कोविड का हुआ कि मेरी 10,473 की पोजीशन मैंने काटी थी 11,000 के आसपास, और जो मार्केट का जो लगा 75,000 लगा, 7,500 लगा निफ्टी का लो। सोचो अगर मैं पोजीशन होल्ड किया होता तो कितना पैसा बना होता। लेकिन वही बात है ना कि मैं कटा, तो जब मैं टूटा तो मार्केट टूट गई। अगर ये होल्ड कर दिया होता तो पैसा बना होता, लेकिन नसीब में नहीं था। कितना लॉस हुआ होगा उस टाइम पे आपका? उस वक्त मेरे को तकरीबन 80 प्लस के आसपास, 80 लाख के आसपास 80 लाख का लॉस हुआ था आपको? उस वक्त 80 लाख का लॉस लगता, मतलब जितना मैंने लाइफ में कमाया था सब खत्म हो गया था। आपने 2-3 महीने में पूरा गवा दिया था आपने? हाँ, 2-3 महीने क्या, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने में सब खत्म। रिकवर करने में फिर कितना टाइम लगा आपको? रिकवर तो कहते हैं ना कि समस्या या अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। तो कोविड लोगों के लिए रहा होगा, मेरे लिए भी था, कोविड मुझे भी हुआ था, लेकिन वो वरदान बन के आया मेरे लाइफ में। मैंने रिकवर किया उसमें। कुछ पैसे पापा से लेने के बाद मैंने क्या किया कि विप्रो और टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया, कि मुझे पता जब मार्केट में करेक्शन आती है ना तो अपॉर्चुनिटी बन के आती है। हाँ। मेरा मानना है इससे पैनिक नहीं होना चाहिए, अब आपको अलर्ट रहना चाहिए कि मार्केट टॉप बन गया या बॉटम बन गया। तो जब मार्केट टूट रही थी तो मैंने टाटा स्टील में और विप्रो में बाई करके छोड़ दिया, और यही 2 स्टॉक मुझे उबार ले गए। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला स्टॉक आज तक कौन रहा है आपके पोर्टफोलियो में? अभी तक भी है या फिर आपने उसको एग्जिट कर दिया? नहीं, अभी तक है। टाटा मोटर्स का स्टॉक जो अभी तक मेरे पास है, टाटा मोटर, ICICI बैंक अभी तक मेरे पास है। कितने रुपए से बाई किया था आपने? कौन सा? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मैंने बाई किया था 680 रुपए पर। अच्छा, कोविड के टाइम पे कौन सा बाई किया था? टाटा स्टील बाई किया था। अभी तक स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बिगेस्ट चैलेंज और सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रही है? बिगेस्ट चैलेंज, और आपने उसको कैसे रिकवर किया अगर कोई चैलेंज भी आया तो? अगर चैलेंज की बात करें तो चैलेंज वही था मेरे बेटी के पैदा होने के टाइम का। मैं बहुत खुश था कि अब तो, और घमंड भी था एक तरह से ना, एक तरह से देखा जाए तो यार मुझे इलियड आती है, फिबोनाची आता है, इतने बड़े बड़े लोगों से मैंने कोर्स भी किया है, सब कुछ तो आता है मुझे कौन बीट कर सकता है मार्केट में। तो इस बात का थोड़ा सा घमंड था दैट टाइम। ओके। जब मैंने पैसे लगाने शुरू कर दिए तो मेरी बैंड बजती चली गई। तब मैंने सीखा कि नहीं, मार्केट ही सुप्रीम है और इससे पंगे नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर मार्केट सिखा रही है तो सीखते रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा यही चैलेंज है मेरे लाइफ में, और अपॉर्चुनिटी भी यही दी है। कोविड के टाइम ही मेरे को अपॉर्चुनिटी बन के आई है। अगर चैलेंज की बात करें तो 2019, और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 2020। अच्छा, मैं आपसे इलेट वेव बार बार बहुत सुन रहा हूँ, ये दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है। तो इलेट वेव है क्या और क्या काम है इसका? अब इसके बारे में आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। मैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जो आपको सुन रही है, उसको सिंपल फॉर्म में क्या बताना चाहेंगे आप उसको? देखो, इलियड वेव जो है बहुत पुरानी थ्योरी है, बहुत पुरानी थ्योरी है। तो जब मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया तो 2013 से मैंने देखा ना कि इलियड वेव में ना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। तो इसको ना मैं अपने हिसाब से टाइम को प्रायोरिटी दिया कि जो मेरा वेव फर्स्ट है वो कितने टाइम में बन रहा है, जो मेरा वेव सेकंड है वो कितने टाइम में बन रहा है, और मेरा वेव थर्ड है वो कितने टाइम पीरियड में बनेगा, फोर्थ कब बनेगा, फिफ्थ कब बना। मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आज मैं बता दूं कि मैं इलियड वेव पर ट्रेडिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे किस पर पोजीशन बनानी चाहिए। तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके ऑडियंस को। आप देखोगे अगर कोविड का जो लो लगा है वो 7500 का लो लगा है। तो जब आप यहाँ से एक्सटेंशन डालोगे 7500 से और 18,000 पर, और प्राइस का जो ड्रॉप आया है
15,000 पर। तो एक एक्सटेंशन का टूल आता है, तो जब एक्सटेंशन का टूल अप्लाई करोगे तो निफ्टी का जो टॉप लगा है 26,277, ये डॉट 100% पर आया है, 100% पर आया है। तो इस जब ये 100% पर आया तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ इक्वलिटी। सर अगर आप देखोगे, अगर ये निफ्टी का जो हाई लगा है 26,277, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ये कंटिन्यू ये जो फॉल चल रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है आने वाले साल भर, और 2026 तक ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है। कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगा। हाँ, कंटिन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टाइम के साथ, प्राइस के साथ ये टॉप लग चुका है। रूल ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं इसको। तो इलियट वेव में एक सिस्टमेटिक चीजें हैं कि आप वेव फर्स्ट कहाँ बनेगा, सेकंड कहाँ बनेगा, थर्ड कहाँ बनेगा। तो मैं इस स्टॉक मार्केट को सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलता हूँ। मैं रैंडम कभी बाय सेलिंग नहीं करता कि ये मेरी गट्स फीलिंग कर रही है कि यार मुझे लगना ये मुझे ना ये बाय लग रहा है, नहीं ये मुझे ये सेल लग रहा है। मैं इस प्रोसेस में नहीं चलता। जब तक मैं श्योर नहीं होता मेरे वेव के हिसाब से, तब तक मैं उसमें इंटर नहीं करता। इसलिए मैं इलियट पढ़ता हूँ और इसीलिए मैं इलियट को सिखाता भी हूँ, और टाइम के साथ कि टाइम डालो पहले। तो अभी मार्केट कितना और नीचे जा सकती है? जैसे मार्केट में अगर हम देखें तो 1 महीने से लगातार गिरी जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, लो पे लो बनाई जा रही है। बिल्कुल। और रिटेल ट्रेडर्स जो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, तो उनके दिल में ना एक डर है। बिल्कुल डर है कि हमें बाई करना चाहिए या फिर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए क्या करना चाहिए? सर ऐसा है कि अगर मैं मार्केट में इलियट के हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से जो टॉप लगा है वो लग चुका है। अब मार्केट तभी रिकवर करेगा जब ये नया हाई बनेगा, नया हाई कटेगा तभी, क्योंकि रूल मैं बताया ना कि रूल ऑफ इक्वलिटी के क्राइटेरिया उसको मीट कर चुका है मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मार्केट को ना जब राइज जा रहा है तो मैं सेलिंग के साइड देख रहा हूँ। जब मार्केट अप साइड जा रहा है मैं सेलिंग के साइड में बार बार अपनी पोजीशन जो शॉर्ट साइड बना रहा हूँ। शॉर्ट करते करते मैं उसको प्रॉफिट बुक भी कर रहा हूँ, और शॉर्ट भी कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मैं अपना जो स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ 20 जो अभी हाई लगा 26,277 का जो हाई लगा है, और वहाँ के बाद एक कैंडल और लगी है। आपके ऑडियंस को बता दूं कि जो आप कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ वो कैंडल है वेव फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का ऐड करोगे तो ये कैंडल आएगी 116 आएगी। और ये 116 की जो कैंडल है उसका जो लो है 24,800 का लो लगा हुआ है। अगर अभी मार्केट 24,000 चल रहा है ना, तो अगर मार्केट 24,800 के नीचे वीकली पे क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज नहीं होगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश नहीं होगा। ये एक इनवैलिडेशन पॉइंट की तरह बन गया है 24,800। जब इसको ब्रेक करके किसी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो हम लोग ट्रेंड को चेंज होना कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो क्रॉस नहीं होता तो मार्केट का ट्रेंड जो है हो सकता है कि 21,000 22,000 यहाँ तक भी मार्केट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, जब बिगिनर्स के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी है रिट्रेसमेंट फिबोनाची, उसको सबसे आसान यूज करने का सबसे आसान टूल और उसमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वो क्या क्या है? देखिए ऐसा है कि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये इलियट वेव में ही यूज होती है और किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में भी यूज किया जा सकता है। तो इसको अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि इसके जो रेशियो हैं, कुछ रेशियो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ। मैं 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 81.2% और 100%, इनको बोलते हैं इंटरनल रेशियो। इंटरनल रेशियो हमें बाइंग सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब 100% के बाद 127%, 161.8%, 261.8%, ये होते हैं एक्सटर्नल रेशियो। ये हमें टारगेट के तरफ जाने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। मतलब ये बताते हैं कि आपका टारगेट आ गया और आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो बिगिनर को क्या करना है कि आप इस रिट्रेसमेंट को स्विंग हाई, चाहे वो वीक ही क्यों ना लगा, स्विंग हाई से स्विंग लो पे लगाना है और टारगेट जो है 127% तक लेकर चलना है। और बाय करने के लिए सोचते हैं तो 38.2% से लेकर 81.2% तक, जहां भी बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ही आप एक्शन लें।
इसको हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे शॉर्ट इसको आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, तो लॉन्ग टर्म में क्या टाइम फ्रेम रहेगा? लॉन्ग टर्म के जाने के लिए आपको वीकली जा सकते हैं या फिर इसको क्वार्टरली भी ले सकते हैं। ओके। तो मैं बेसिकली मार्केट के हिसाब से चलूं तो वीकली सबसे बेटर, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम मानता हूं एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो। और शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म का डेली, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम जो है प्राइम टाइम फ्रेम है, वो सबके लिए है सर, चाहे बिगिनर हो और चाहे एक्सपीरियंस हो, डेली का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। इस थ्योरी से मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना कितना इफेक्टिव होता है? मैं तो आपको ऑडियंस को बोलूंगा कि पहले आप इसको देख लेना, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक, मतलब मैं अगर बात करूँ कि कितने परसेंट अगर हम इस मार्केट में मार्केट को प्रेडिक्शन को हम देख सकते हैं, तो मैं 70 प्लस तक इसको लेकर चलता हूँ। ये प्रेडिक्शन की बात हो रही है। अगर मैं एक ट्रेडर की बात करूँ, ट्रेडर को 3 चीज़ जरूर आनी चाहिए, एक तो ट्रेडिंग, एक प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग। अगर तीनों अगर आपको आता है ना, तो ही आप बढ़िया ट्रेडर हो। ऐसा नहीं कि केवल बाइंग सेलिंग किया और अपने पोर्टफोलियो पे रिटर्न लिया बस हो गया, नहीं। आप जो पोजीशन बनाते हो, जैसे मैं कोई चीज़ स्टॉक बाय किया, तो मेरे स्टॉक का पता तो होना चाहिए ना कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कितने टाइम पीरियड तक जाएगा, तभी तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ ना। तो ट्रेडर को क्या आना चाहिए? ट्रेडिंग, फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन, ये तीनों आना बहुत जरूरी है। तो क्या बिगिनर ट्रेडर इसको कर सकता है? कोई भी कर सकता है, जो अभी नया मार्केट में एंटर हुआ है। हाँ, कोई भी कर सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, नए हैं मार्केट में, तो वो यूज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू पर, investing.com पर सब पे फ्री है, बहुत सिंपल टूल है और बिना किसी इंडिकेटर लगाए आप इसको यूज कर सकते हो। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब हम यूज करते हैं, तो उसमें हमारा माइंडसेट किस तरह से काम करता है और उसमें हमें इमोशंस कैसे कंट्रोल करने चाहिए अपने? देखिए, अगर हम बात करें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर अगर हम लगाते हैं स्विंग पर, तो कोई भी स्विंग, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ तक स्विंग है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक स्विंग है, तो अगर यहाँ से प्राइस का ड्रॉप आ रहा है ना, तो कोई भी स्विंग का फॉल जो है 81.2% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 81% से ज़्यादा चला गया ना, तो ये जो लो लगा ना, ये ब्रेक हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग बताता है कि जितने 38.2%, 50%, 61.8% जो रेशियो हैं, ये रेशियो बताते हैं कि ये आपका स्पेसिफिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो अगर इन रेशियो पर कोई अच्छा सा कैंडल पैटर्न बनता है, तो ही हमें एक्शन लेना चाहिए। और ये बिगिनर आराम से इसको आसानी से, अगर उस बिगिनर को कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है, फिर तो उसके लिए ये रामबाण है, लगाए और देखे कि किस रेशियो पे मेरा कैंडल पैटर्न बन रहा है और एक्शन ले ले, नीचे वाले रेशियो का स्टॉप लॉस लगाकर। अच्छा, जैसे कोई भी ट्रेडर, नया भी हो चाहे पुराना भी हो, उनके साथ हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, फोमो की। ठीक है, हर कोई ट्रेडर जब तक वो 4, 5, 10 साल नहीं दे देता मार्केट को, तो ये हमेशा बना रहता है उसके साथ में, फोमो हमेशा साथ चलता है। ठीक है, तो उस फोमो से कैसे डील किया जाता है? मेरा आप तो बहुत टाइम से मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने ये पाया है कि फोमो को रिमूव नहीं कर सकते सर। पता नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है कि ये ना थ्योरी वाली बातें हैं। अगर इंसान हो, अगर हम इंसान हैं और डर ना लगे, पॉसिबल कैसे है ये? डर, इंसान के अंदर डर और लालच कभी खत्म हुआ है आज तक? कभी नहीं खत्म हो सकता। तो फोमो नाम की जो चीज बनाई गई है ना, ये रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आपके व्यूअर्स को भी, डरो मार्केट से, लालची बनो मार्केट से। तो अब डर लालच दोनों आ गए, तो इसको रिमूव कैसे कराना है? तो इसको रिमूव करने के लिए आपके व्यूअर्स को या सबको मैं यही बोलूंगा कि अपने लाइफ में एक मेंटर जरूर हायर कर लो। अगर आप मेंटर के साथ चलोगे तो ये पूरे मार्केट की जो जर्नी हो बहुत स्मूथ हो जाएगी। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो रास्ता है बहुत डरावना रास्ता है, पार करके दिखाओ, तो आप अकेले पार नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये बहुत डरावना रास्ता है, चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, फिर तो आपको डर छूमंतर गायब हो ही जाएगा। इसी तरह से स्टॉक मार्केट एक अच्छा रास्ता भी है, आई मीन बहुत बढ़िया रास्ता भी है और खतरनाक रास्ता भी है। और डिसाइड करना कि कैसे रास्ते से चलना है, तो मेंटर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेंटर साथ चल रहा है, मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके पापा भी हो सकते हैं, अगर पापा ट्रेडर है तो पापा भी हो सकते हैं, मम्मी ट्रेडर है तो मम्मी भी हो सकती है, आपका दोस्त ट्रेडर है तो वो भी हो सकता है, या किसी से सीख रहे हो वो भी आपका मेंटर हो सकता है। तो सबको एक मेंटर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है।
तो बिजनेस कराने जो बिजनेस जो कर रहे हैं और जो बिजनेस सिखा रहे हैं उनके साथ चलो, उनको चलना चाहिए उनको, मेरा यही मानना है। इसमें कोई बुराई नहीं है सर कि कोई भी यूट्यूबर है कोर्स बेच रहा है, कोई भी सिखा रहे हैं तो लोग आज के टाइम उसको बुरा मानते हैं, नहीं मानना चाहिए। ये आपको गाइड कर रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं, इनके साथ वो कहीं ना कहीं मेंटर की भी गलती है, वो सिखा के छोड़ देते हैं स्टूडेंट को, ये गलत बात है। किसी भी मेंटर को अगर स्टूडेंट को किसी भी मेंटर जो मेंटर है अगर वो सिखा रहा है तो उसको तब तक सिखाए जब तक आपका जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट ट्रेडर नहीं बन पाया, तब तक सिखाना चाहिए। और उसके साथ बैठो, उसको बताओ कि देखो ये आपको यहाँ पर बाई करना, यहाँ पर सेल करना, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चलो ट्रेड करो, फिर देखो कैसे बढ़िया ट्रेडर नहीं बनता। प्रॉब्लम मेंटर में और स्टूडेंट दोनों में कमी है। दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए कि हमें इनके साथ बैठना है और मेंटर को भी समझना चाहिए कि हमें इसका साथ नहीं छोड़ना है। दोनों की मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। दोनों की मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको सबसे जरूरी है कि आप मेंटर कैसा चूज करें। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर आप मेंटर अच्छा चूज कर रहे हैं बिल्कुल, तो हमारे माँ बाप भी तो मेंटर ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, हमें संस्कार दिए हैं, हमें सिखाए हैं, सब कुछ बताए हैं। अगर वो हमारे मेंटर नहीं रहते तो फिर तो हम इस दुनिया से लड़ ही नहीं पाते। हम दुनिया में कैसे जीना है ये कैसे हम सीखें? माँ बाप से तो सीखे हमने। तो इसका मतलब है कि माँ बाप ने कोर्स बेचा है? नहीं, उन्होंने हमें सिखाया है, संस्कार दिया है, बताया है कि ये सही है, ये गलत है। तो मेंटर का भी काम होता है ये बताना है कि ये सही है, ये गलत है। अभी कोई भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है, ठीक है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है, तो उनको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आज के टाइम पर भैया पैसा सबके पास है। हाँ, तो ये गलत क्वेश्चन है मेरा तो कि कितना मिनिमम कैपिटल है। कैपिटल तो कुछ भी रख लो, सबके पास पैसा। आज तो कॉलेज के लड़के भी 2-2 लाख 3-3 लाख तो कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो 5 लाख की वैल्यू तो आपके ये समझ लो कि आज के टाइम तो 50,000 के बराबर हो चुका है। ये तो है, पर फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं 10-20 हजार रुपए लेके, 10-20 हजार से वो ऑप्शन ट्रेडिंग से फैसिनेटेड है। थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात। अगर 10-20 हजार है तो मार्केट में ना ही आओ। पहले इंसान को पेट पालना जरूरी है। मैं तो अगर स्टॉक मार्केट में तो कम से कम 1 लाख रुपया रखो मिनिमम। 10-15 हजार से आपका वो जितना कम कैपिटल उतना ज्यादा लालच, और जितना बड़ा कैपिटल उतना कम लालच। अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं? किसमें ट्रेडिंग डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि बेचना है तो मैं तुरंत शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाता हूँ। अगर मार्केट का वेव जो है टर्न किया, इम्पल्स में गया, तो मैं लॉन्ग टर्म बन जाता हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब ये मान के चलो कि मैं भी 3 महीने 4 महीना हार्डली 6 महीने तक मैं पोजीशन होल्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आई मीन जो ये आप बात कर रहे हो टाटा स्टील की विप्रो की, यही 2-4 स्टॉक्स हैं जो मैं कोविड से 4 साल से होल्ड करके बैठा हूँ क्योंकि इन पर ट्रस्ट है। लेकिन अगर दिख रहा है कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो मैं काट लेता हूँ पोजीशन। अगर कोई भी स्टॉक मुझे कम से कम 3% से लेकर 7% का रिटर्न दे रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो उस स्टॉक में तुरंत पोजीशन काट लेता हूँ। क्या साइकोलॉजी रहती है उस टाइम पे, मतलब कि मुझे काटना ही काटना है या फिर मुझे होल्ड ही करना है? होल्ड करने वाले जो एक्चुअली मैं बात करूं कि अगर होल्ड करने की बात करें तो शुरुआत से जब मैंने डाला है पैसा तो वो पैसा बढ़ता जा रहा है, वो पैसा बढ़ा ही है, तो वो मैं उसको देखता भी नहीं कि क्या हो रहा है। आपकी साइकोलॉजी तब बिगड़ेगी ना स्टॉक को लेते समय या काटते समय, जब आप रेट को बार बार देख रहे हो, तब साइकोलॉजी वहां बिगड़ती है ट्रेड करते समय। तो मेरा भी वहां बिगड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बताया ना कि परफॉर्मेंस से कोई दूर नहीं हो सकता, तो मेरा भी साइकोलॉजी बिगड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक मैंने लिया है अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, ये अच्छा खासा लॉस दे रहा है और इससे ज्यादा मैं बियर नहीं कर सकता, काट लेता हूँ। ये एक थ्योरी ये भी है कि भाई जो डरता है ना वो ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। डरना जरूरी है, डरना बताया ना आपको कि डरना बहुत जरूरी है मार्केट से। एक हमारे कहावत भी है कि औकात में रह के काम करना चाहिए, औकात से बाहर। मुझे रतन टाटा सर की बात बहुत ही अच्छे से याद आती है, मैंने उनका कोट्स पढ़ा था, उसमें था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहा है तो उसका चरित्र झलक रहा है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में अच्छी सफलता पा गया तो उसका घमंड दिख रहा है। तो मैं ना चरित्र वाले पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं पिछले 2008 से मार्केट में हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को, अपने फॉलोअर को
उसी तरह से पढ़ाता हूँ। जो स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वो फॉलोअर को भी सेम पढ़ाता हूँ। जो यूट्यूब पर आते हैं, डेली लाइव आता हूँ मैं 7 PM से लेकर 7:30 तक डेली PM बैठता हूँ। सबको भाई की तरह, बेटे की तरह अपना समझ के उनको बताता हूँ। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। मुझे जो जर्नी है ना लंबी लेके चलनी है, मुझे शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि जर्नी हमेशा लंबी रखनी चाहिए। ओके अच्छा, जैसे हमारे व्यूवर्स देख भी रहे हैं, ठीक है, आपको देखेंगे, सुनेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे, तो क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो सीढ़ी है जिससे वो लॉस भी कम करें, ठीक है, क्या उनको फॉलो करना चाहिए जिससे वो मार्केट में टिके भी रहें, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते रहें, और किस सेगमेंट में उनको काम करना चाहिए? जैसे ऑप्शन तो चल ही रहा है, ऑप्शन तो सब करते ही हैं, बट जैसे एक स्टेप होता है कि आपको पहले इक्विटी में जाना चाहिए और फिर फ्यूचर में जाना चाहिए, देन आपको अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो आपको ऑप्शन के थ्रू हेज करना चाहिए। तो उसमें क्या है आपका गाइडेंस? अगर मैं बिगिनर की बात करूं जो मार्केट में नया नया आ रहा है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा इक्विटी, और वो भी इक्विटी में इतनी कम क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि मुझे ICICI बैंक या कोई और भी स्टॉक बाई करना है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 100 क्वांटिटी बाई करना है, तो मैं वहां बोलूंगा 100 क्वांटिटी तो बाई बिल्कुल ना करो, 10 क्वांटिटी बाई कर लो। पहले आप मार्केट पे एंटर किए हो ना, तो 10 क्वांटिटी से, 5 क्वांटिटी से, 20 क्वांटिटी से पहले ट्रेड करना सीखो तो सही। जब ट्रेड करते 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 जब कुछ टाइम बीतेगा इक्विटी में, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, तब आपको ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए अगर आपका दिल कह रहा है तो, या फिर फ्यूचर के साइड जाना चाहिए अगर बिगिनर हो तो। बिगिनर को कभी भी ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटालिटी, साइकोलॉजी, फोमो सबसे ज़्यादा होते हैं, और कब आपको ये मार्केट से बाहर कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आए जैसे आए हो उसी के डबल स्पीड से बाहर जाओगे। तो ये बिगिनर के लिए है। लेकिन अगर कोई सालों से मार्केट में है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ट्रेड करता है। जैसे मैं काफ़ी सालों से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि कई कई महीने तक मैं ट्रेड भी नहीं करता। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ठीक नहीं है तो मैं शायद ट्रेडिंग 3-3 महीने, 4-4 महीना, 6-6 महीना, इनफैक्ट मैं पिछले जब मार्केट चल रही थी तो मेरे पास पोजीशन काफ़ी लंबी होल्ड थी, तो कैपिटल नहीं, पैसा नहीं था, तो मैंने छोड़ रखा था। 8 महीने तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। तो भी लास्ट ट्रेड आपने कब ली थी? लास्ट ट्रेड अभी तो मैंने पोजीशन तो मेरी होल्ड पड़ी हुई है। अभी तो मेरी SBI शॉर्ट पड़ा हुआ है, रिजल्ट आया था, और SCL टेक शॉर्ट है, तो ये 2 ट्रेड मेरे शॉर्ट पड़े हुए हैं अभी। एक लास्ट क्वेश्चन, बिगिनर्स को, जो भी बिगिनर्स हो या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, उनको इलीट वेब सीखना क्यों जरूरी है? इलीट वेब सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसको बोलते हैं मदर ऑफ एनालिसिस। कोई भी एनालिसिस सीखोगे अल्टीमेट यहीं आना है, तो मैं बोलूंगा कि आप यहीं से स्टार्ट कर लो। 1 बार 2 बार गलत तो करोगे, लेकिन टारगेट लेके चलो कि इलीट वेब भी सीखना है। इलीट वेब सीखना है, टाइम के साथ सीखना है, प्राइस के साथ सीखना है, रिटेंशन लगाना सीखना है, एक्सटेंशन लगाना सीखना है, और इसकी कैलकुलेशन सीखनी है। बस यही 4-5 स्टेप्स हैं, इसी को फॉलो करना है। अभी करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। डन। बुल मार्केट या फिर बियर मार्केट? बियर मार्केट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग? ग्रोथ। लार्ज कैप और स्मॉल कैप? लार्ज। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क लो रिवॉर्ड? लो रिस्क लो रिवार्ड। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग। SIP और लमसम? SIP। IPO सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम? कैपिटल गेन। टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न? कैंडलस्टिक पैटर्न। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। आपसे बात करके बहुत मजा आया, और हमारे व्यूवर के लिए जो आपने स्ट्रैटेजी अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जो शूट की है वो भी हम जल्द लाइव करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।